गुड इवनिंग क्लास। तो हम कर रहे थे अपनी क्लास सेल डिवीजन, हमारा चला हुआ था। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था, ठीक है, सेल डिवीजन हम कर रहे थे। तो हमने देखा था कि जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। तो हमने देखा था कि जो सेल डिवीजन है वो 3 प्रकार का होता है। तो हमने देखा था कि सेल डिवीजन है जो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है हमारा असूत्री, असूत्री कोशिका विभाजन। और दूसरा आता है हमारे पास समसूत्री, समसूत्री कोशिका विभाजन। हमने देखा था कि जो कोशिका विभाजन है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा असूत्री, समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। तो ये हमने पढ़ा था कि जो कोशिका सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन, वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसके साथ हम पढ़ते हैं एमिटोसिस, मिटोसिस, और इसको बोलते हैं मियोसिस, मियोसिस। तो हमने देखा था कि जो सेल डिवीजन है वो 3 प्रकार का होता है, सूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो असूत्री विभाजन है, इसमें क्या होता है, जो एक मदर सेल होती है, जो एक क्या होती है, मदर सेल होती है, मदर सेल होती है। असूत्री विभाजन क्या था भाई, सबसे सिंपल जो कोशिका विभाजन है, सबसे सिंपल और सबसे तेज, सबसे सबसे तेज और सबसे तेज और सबसे सिंपल, जो सबसे सिंपल है, मोस्टली सिंपल जो सेल डिवीजन है, सिंपल है, वो कौन सा है, असूत्री कोशिका विभाजन है, यानी एम्बिटोसिस कोशिका विभाजन है। इसमें क्या होती है भाई, इसमें एक जो मदर सेल होती है हमारी, जो मदर सेल होती है, जैसे कि ये एक मदर सेल है, ये इसमें न्यूक्लियस है। तो ये क्या करती है, जो एक मदर सेल है, ये आके इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का मतलब क्या है कि धागे से है, यानी जो एक इनके बीच में जो इनकी जो इसके न्यूक्लियस को और जो कोशिका के जो कोशिका के पार्ट्स उनको डिवाइड करेगा, तो उसमें क्या है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक मदर सेल है, ठीक है, ये कोई मदर सेल है और ये इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इसमें न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या बन जाता है भाई, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, यानी एक धागा, एक धागे जैसी संरचना होती है, उसको स्पिंडल फाइबर बोला जाता है, जो कि जो क्या करता है भाई, जो कोशिका है उसको अलग करने का काम करता है। जो कोशिका है उसके जो पार्ट्स है कोशिका के, जो इसमें अंग है, ठीक है, उनको अलग करने का काम कौन करता है, तो स्पिंडल फाइबर करता है। स्पिंडल फाइबर क्या करता है, उसमें कोशिकाएं होती है जो उनमें अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये था भाई, इसमें जो असूत्री विभाजन है, वो असूत्री विभाजन किस में होता है, जैसे कि जो वायरस होते हैं हमारे, वायरस, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा, अमीबा होते हैं, ईस्ट होते हैं, ठीक है, और जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होते हैं, उनमें कौन सा विभाजन होता है, तो असूत्री विभाजन, यानी जो असूत्री विभाजन है किन में होता है, असूत्री विभाजन होता है, असूत्री कोशिका विभाजन किन में होता है, उनमें एक मदर सेल होती है, जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा, ईस्ट होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उनमें क्या कौन सा विभाजन होता है, असूत्री होता है। तो उनमें असूत्री विभाजन है सबसे तेज। सबसे तेज कैसे होगा कि उसमें जो सेल होती है, उसमें सिर्फ 3 ही पार्ट्स, 3 ही अंग होते हैं उस सेल में। कौन सा होता है, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है प्लास्टिड और एक होता है राइबोसोम। ये क्या होते हैं भाई, इसमें 3 ही अंग होते हैं जो हमारी असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन है, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, अमीबा, ईस्ट है, प्रोटोजोइन में कौन सा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है। इसमें एक मदर सेल होती है, और मदर सेल में क्या क्या होता है भाई, इसमें न्यूक्लियस होता है, प्लास्टिड होता है, राइबोसोम होता है। तो इसके अंदर क्या करता है, जो राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, इनको अलग करने का काम कौन करता है, स्पिंडल फाइबर करता है। इनको अलग करने का काम कौन करता है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स, फाइबर बोल सकते हैं इसको हम। स्पिंडल फाइबर है जो एक धागे जैसी संरचना है, जो कोशिका को अलग करने का काम करती है, ठीक है। तो ये होता है भाई इसमें। उसके बाद हम पढ़ते हैं समसूत्री,
जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, जैसे कि जो समसूत्री कोशिका विभाजन, जो समसूत्री कोशिका विभाजन है वो 5 प्रकार का होता है। जो समसूत्री कोशिका विभाजन है वो 5 प्रकार का होता है। सबसे जो समसूत्री विभाजन है वो 5 प्रकार का, 5 प्रकार का कैसे, जैसे कि हमने जो फर्स्ट स्टेज थी हमारी, ठीक है, असूत्री कोशिका विभाजन वाली, उसमें हमने देखा था जो स्पिंडल फाइबर है, जो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, उसकी जो अवस्थाएं होती हैं, यानी कंप्लीट होने की जो अवस्थाएं होती हैं, जो स्पिंडल फाइबर है हमारा, उसकी जो कंप्लीट होने की जो अवस्थाएं होती हैं, तो वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है भाई? तो उन्हीं 5 प्रकार की अवस्थाओं को किसमें रखा गया है? समसूत्री कोशिका विभाजन में बताया गया है, रखा गया है। तो वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आता है इंटरफेज। इंटरफेज, ठीक है, जो पहली अवस्था है वो कौन सी है? इंटरफेज है। दूसरी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज। प्रोफेज प्रोफेज है। और जो तीसरी अवस्था है वो है मेटाफेज। मेटाफेज। और इसमें तीसरी अवस्था कौन सी है? मेटाफेज। पहली अवस्था कौन सी है? इंटरफेज है। दूसरी कौन सी है? प्रोफेज है। और तीसरी कौन सी है? मेटाफेज है। चौथी कौन सी है? एनाफेज। एनाफेज, ठीक है। और जो पांचवी जो अंतिम अवस्था है, जिसमें स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाता है, एक कोशिका का क्या हो जाता है? एक नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो उस अंतिम अवस्था क्या बोलते हैं? टैलोफेज। टैलोफेज। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टैलोफेज। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं समसूत्री विभाजन में, ठीक है। और जो समसूत्री विभाजन है, जो समसूत्री समसूत्री आपको बताया था, जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध अर्धसूत्री विभाजन है जो वो किस में होता है? एनिमल में। एनिमल और जो मानव है उनमें कौन सा विभाजन पाया जाता है? समसूत्री और अर्धसूत्री जो विभाजन है, कोशिका विभाजन है, वो किस में पाया जाता है? मानव और एनिमल में पाया जाता है। तो ये था भाई इसमें जो समसूत्री विभाजन है वो किस में सहायक है? जैसे कि हमें चोट लगी भाई, चोट लगी, जो हम मतलब मान लीजिए हमारे यहाँ से कहीं से कट लग गया, तो उसको कट को भरने के लिए जो कोशिकाएं हैं, तो वो कौन सा विभाजन करेगी? यानी जो उस कट को, यानी जो घाव बन गया है हमारे शरीर, हमारी बॉडी के ऊपर, तो उसको भरने के लिए कौन सी कोशिकाएं काम करेंगी? तो उसमें समसूत्री कोशिकाएं, जो समसूत्री जो कोशिकाएं वो क्या करेंगी? काम करेंगी। जो हमारी ब्लड है, ब्लड सेल में कौन सी पाई जाती है? ब्लड सेल में भी समसूत्री विभाजन पाया जाता है, ठीक है। जो चोट लगेगी उसको भरने के लिए कौन सा विभाजन करेंगी कोशिकाएं? तो समसूत्री विभाजन करेंगी। जैसे ब्लड में पाया जाएगा, चोट चोट लगेगी, यानी हड्डी वगैरह, जो हड्डी का निर्माण होगा या हड्डी का जो विकास होगा, ठीक है, वो किसके द्वारा होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होगा, ठीक है। तो ये हम देख रहे थे, इसकी 5 अवस्थाएं हमने देख ली हैं। तो ये कैसे काम करती है? देखिए, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो हमारी सेल है उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। यानी इसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस है उसका साइज क्या है? बढ़ने लगता है। और उसमें जो क्रोमोजोम की संख्या है, जो क्रोमोजोम की संख्या, यानी न्यूक्लियस है जो उसकी सारी, जो हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? जो हमारी बॉडी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? न्यूक्लियस के पास होती है, क्योंकि उसी में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और डीएनए में क्या होती है? हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए जो मेन पार्ट हमारी कोशिका का, जो हमारी कोशिका उसका मेन पार्ट है न्यूक्लियस। तो उसमें जो पहली है, जो जिसमें हम इंटर करते हैं, जो समसूत्री कोशिका विभाजन की जो पहली अवस्था है, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? जो इंटरफेज में न्यूक्लियस है उसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ने लग जाता है। और उसमें क्रोमोजोम की संख्या और साइज क्या है? वो भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या है? जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यानी न्यूक्लियस है जो वो अलग हो जाता है। इसमें प्रोफेज में क्या हो जाता है? न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगता है। प्रोफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियस है वो अलग हो जाता है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगता है। और जो, हाँ, इसके लिए एक और भाई, जो इंटरफेज है ये सबसे बड़ी अवस्था है, सबसे बड़ी अवस्था, यानी कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? तो वो कौन सी है? इंटरफेज है। इंटरफेज क्या है? सबसे बड़ी अवस्था है। कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था क्या है? इंटरफेज है। न्यूक्लियस और स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं भाई? इसमें स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगता है। उसके बाद अभी मेटाफेज। मेटाफेज, जो मेटाफेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? मेटाफेज है। यानी अध्ययन की सुविधा के लिए हम देखें ना,
तो अध्ययन, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी हम जब सेल डिवीज़न की स्टडी करनी है हमें, सेल डिवीज़न की स्टडी के लिए, सेल डिवीज़न सेल डिवीज़न की स्टडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा रहेगा हमारा, तो हम कौन सा पार्ट लेंगे, कोशिका विभाजन का जो हमें अध्ययन करना है, तो उसके लिए सबसे जो मेन पार्ट है हमारा वो कौन सा रहेगा, मेटाफेज। तो अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे मेन पार्ट कौन सा रहेगा हमारा, मेटाफेज रहेगा। जो कोशिका विभाजन उसकी अध्ययन की सुविधा के लिए कौन सा पार्ट सबसे मतलब क्या रहेगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वो कौन सा है, मेटाफेज है। ठीक है, उसके बाद अभी एनाफेज। एनाफेज क्या है, सबसे छोटी अवस्था, सबसे सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था कौन सी है हमारी, सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, एनाफेज। सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज थी और सबसे छोटी अवस्था क्या है, एनाफेज है। सबसे छोटी अवस्था क्या है, एनाफेज है। और जिसमें क्या है, जो पार्ट्स है ना, पार्ट जो सेल के जो पार्ट हैं वो क्या करते हैं, सेल के जो पार्ट हैं इसमें क्या होता है, जो सेल के पार्ट हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, यानी वो अलग हो जाते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, जो हमारी सेल है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमारे सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, वोकल्स होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, लाइसोसोम होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारी, लाइसोसोम होता है, ठीक है, ईआर होते हैं और न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या है, हमारी सेल के पार्ट हैं भाई, ये क्या क्या है, हमारी सेल के पार्ट हैं। तो इनको अलग करने का काम कौन करता है, स्पिंडल फाइबर करता है। इनको अलग करने का काम कौन करता है, स्पिंडल फाइबर, एक धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है। और इनको अलग करने का काम कौन करता है, कोशिका को अलग करने का काम एक स्पिंडल फाइबर नाम का एक धागा करता है भाई, ठीक है, फाइबर्स होता है करता है। तो ये पहली अवस्था में क्या होता है, न्यूक्लियस है उसका साइज बढ़ने लगता है, जो पहली अवस्था है हमारी उसमें न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगता है, और जो उसमें क्रोमोजोम है, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए में न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए पाए जाते हैं, और उसमें जो इसका साइज है, जो न्यूक्लियस को बढ़ने लगता है, और जो क्रोमोजोम है उनकी संख्या और उनका साइज भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो उनके बीच में, और दूसरा आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है भाई, जब स्पिंडल फाइबर उसका निर्माण हो जाता है, जो स्पिंडल फाइबर है उसका निर्माण किस में हो जाता है, प्रोफेज में हो जाता है। मेटाफेज जो सबसे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है जो अध्ययन की सुविधा के लिए, इसमें क्या हो जाता है भाई, ये सभी पार्ट क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसमें जो पार्ट है ना हमारे सेल के, वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि अलग हो जाते हैं। और एनाफेज क्या है, सबसे छोटी अवस्था है, और इसमें क्या करते हैं, जो सभी पार्ट्स हैं अलग हो गए हैं, वो क्या करते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, यानी कुछ भाग यहाँ इस ध्रुव की ओर चला जाएगा और कुछ भाग इस ध्रुव की ओर चला जाएगा। एनाफेज क्या है, सबसे छोटी अवस्था है, और इसमें क्या हो जाता है, जो स्पिंडल फाइबर है वो उनको अलग कर देता है, उनको एक दूसरे से अलग कर देता है, और क्या करते हैं भाई, ये जो पार्ट्स हैं सेल के वो क्या करते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो इसमें टेलोफेज, टेलोफेज क्या है भाई, सबसे अंतिम अवस्था, जिसमें क्या है भाई, जो कोशिका विभाजन है, जो कोशिका विभाजन है क्या हो जाता है, जो कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाता है। टेलोफेज है हमारी, टेलोफेज, टेलोफेज में क्या है, जो कोशिका विभाजन है वो क्या हो जाता है अभी, कंप्लीट हो जाता है। कोशिका विभाजन किस में कंप्लीट हो जाता है, सेल डिवीजन है जो, कोशिका विभाजन किस में कंप्लीट हो जाता है, तो टेलोफेज में कोशिका विभाजन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये था भाई, इसमें जो समसूत्री विभाजन है वो 5 क्रियाओं के द्वारा निकलता है हमारे, 5 क्रियाएं उसको पार करनी पड़ती हैं। सबसे पहली है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो ये हमारी क्रियाएं थी। तो जो हमारा लास्ट रहता है वो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जो अंतिम अवस्था भाई, जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या है भाई, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है जो, वो जब जनन होता है, रिप्रोडक्शन के समय यानी जनन के समय सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो कौन सा है, अर्धसूत्री है भाई। तो हमने देखा था कि जो जनन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोशिका विभाजन है तो वो कौन सा है, जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, जो जनन के समय काम करता है, जनन के समय क्या करता है, काम करता है। इसमें क्या होता है भाई, जनन के समय काम करता है ये, जैसे कि एक फीमेल होती है और एक मेल होता है। ठीक है, फीमेल के पास भी 46 गुणसूत्र होते हैं और मेल के पास भी 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोजोम, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोजोम, यानी गुणसूत्र होते हैं, और इसके पास भी क्रोमोजोम
क्रोमोजोम होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं भाई, ये अर्धसूत्री, ये नाम से ही पता चल रहा है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब क्या, अभी आधे फीमेल से आएंगे और आधे मेल से आएंगे, और इनको मिला के क्या बनेगा, हमारा कंप्लीट जो चक्कर है वो बनेगा। देखिए भाई, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है उसके पास कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46, और जो मेल होता है उसके पास भी 46 क्रोमोजोम होते हैं। उसके पास भी क्या होता है, 46 क्रोमोजोम होते हैं। जो फीमेल होती है उसके पास भी 46 क्रोमोजोम होते हैं, और जो मेल होता है उसके पास भी 46 क्रोमोजोम होते हैं। इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, और दूसरा होता है ओलोसोम, ओलोसोम। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें होता है ऑटोसोम, और ये होते हैं ओलोसोम। ठीक है, तो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 44 होती है, और ओलोसोम की संख्या कितनी होती है, 2, यानी एक्स और वाई। ये क्या होते हैं, ओलोसोम होते हैं। जो ऑटोसोम होते हैं वो 44 होते हैं। इसमें भी जो ऑटोसोम की संख्या होती है वो 44 होती है। जो ओलोसोम की संख्या होती है, सॉरी भाई, फीमेल के अंदर क्या मिलेगा, एक्स एक्स मिलेगा। ठीक है, जो फीमेल है उसके अंदर एक्स एक्स होंगे, और जो मेल है उसके अंदर एक्स वाई होंगे। ठीक है, तो होलोसोम की संख्या मेल में क्या होगी, एक्स वाई होगी, और फीमेल में क्या होगी, एक्स एक्स होगी। तो जो ये ऑटोसोम है ये क्या करते हैं, बॉडी का जो बॉडी का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, जो बॉडी का निर्माण होता है वो ऑटोसोम के द्वारा होता है। और जो लिंग निर्धारण होता है, यानी जो लिंग डिसाइड होता है, लिंग का निर्धारण होता है, वो ओलोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये था इसमें। हमने देखा कि जो दो प्रकार के थे, ऑटोसोम, ऑटोसोम, ओलोसोम, ये फीमेल में रख लीजिए और ये मेल में रख लीजिए, ऑटोसोम और ओलोसोम। इनकी संख्या हमने बताई थी एक्स वाई, और इनकी संख्या 44 होती है, इनकी भी 44 होती है, उनकी एक्स एक्स होती है। ठीक है, दो संख्या होती है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें से दो आते हैं, ऑटोसोम में से क्या आते हैं, ऑटोसोम में से 22 इसमें से आते हैं और 22 इसमें से आते हैं। तो कितने हुए टोटल, टोटल हो गए 44, और एक इसमें से आता है और एक ओलोसोम इसमें से आता है। यदि इसमें से एक्स आया, ठीक है, इसमें से एक्स आया, तो इसमें से मान लीजिए वाई आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, अभी पूरे हो गए, एक ही हो गया प्लस एक ही हो गया, कितने हो गए, ये भी दो हो गए, और 44 ही हो गए। तो कितने हो गए हमारे पास, 44 प्लस 2, यानी कितने हो गए, 46। तो एक पूर्ण संतान का जन्म होगा, कितने हो जाते हैं भाई, 46 हो जाते हैं, और क्या हो जाता है हमारे पास, एक पूर्ण संतान का जन्म होगा। यदि यहाँ से एक्स आ गया दोबारा से, और यहाँ से भी एक्स आ गया, तो क्या होगा भाई, फिर भी पूर्ण संतान का जन्म होगा। और ये एक्स एक्स क्या बनेगी, लड़की बनेगी। ठीक है, और ये एक्स वाई क्या बनेगा, लड़का, बॉयज होगा। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, भी कार्य करता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जो किसके लिए इम्पोर्टेंट, अभी हमारे जनन के लिए क्या है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑटोसोम होते हैं 44, ओलोसोम होते हैं 2, एक्स एक्स, फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, और मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। तो क्या होता है भाई, इसमें अर्धसूत्री का नाम से ही पता चल रहा है आधे आधे होंगे भी सभी। इसमें से 44 में से आधे आएंगे 22, और इसमें से 44 में से आधे आएंगे 22, तो ये क्या होंगे, 44 होंगे। और इससे क्या होगा, जब हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी का निर्माण किसके द्वारा होगा, तो वो ऑटोसोम के द्वारा होगा। और जो हमारा लिंग निर्धारण है, लिंग का जो निर्धारण होगा वो किसके द्वारा होगा, ओलोसोम के द्वारा होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें देखेंगे कि हम जो ऑटोसोम है उसकी वजह से क्या होता है, सिंड्रोम हो जाते हैं, यानी कोई बीमारी हो जाती है। ठीक है, जब गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उससे क्या कौन सी बीमारी होती है, और जो गुणसूत्र हैं जो ज़्यादा हो जाते हैं उससे कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी यहीं पे समाप्त होती है।